क्लास 11th पोल साइंस क्वेश्चन आंसर्स। पहला आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का। भारतीय संविधान में साधारण विधि से संशोधन किन विषयों में किया जाता है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा संविधान में संशोधन होता क्या है। संविधान में संशोधन का मतलब होता है कि आपके संविधान में जो भी रूल लिखे हुए हैं, अगर उन रूल्स में से किसी एक चीज़ को आपको चेंज करना हो या किसी में कोई चेंजेस लाने हो या उसको मॉडिफाई करना हो, मतलब कि उसमें कुछ बदलाव लाने हो, तो उसे संशोधन कहा जाता है। अब वो कह रहा है कि साधारण विधि से संशोधन करने के लिए आपको कौन कौन से विषय दिए गए हैं। संविधान में जब हमें संशोधन करना पड़ता है उसकी कई तरह की विधियां होती हैं। उनमें से एक विधि मानी जाती है साधारण विधि, लेकिन उसमें भी ये लिमिटेशन होती है, ये सीमा होती है कि आप कुछ विषयों में ही साधारण विधि इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें वो बता रहा है कि संविधान में से कई अनुच्छेद हैं जिसमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप नॉर्मली अपना सामान्य विधि अभी बताएंगे। सामान्य विधि का मतलब ये है कि आपने एक जगह अपना बिल सबमिट किया, प्रस्ताव दिया, प्रस्ताव पास हुआ और वो संविधान में संशोधन सीधा हो जाएगा। उसके लिए आपको कहीं बहुमत लेने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए किसी से अनुमोदन बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता है। सिर्फ आपको एक बार आपने प्रस्ताव आपने सबमिट किया, आपने आगे प्रस्ताव दिया और आगे वो पास हो गया और उसमें संशोधन मान लिया जाएगा। तो इस आंसर में क्या कह रहा है वो कि ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती, मतलब कोई स्पेशल प्रोसेस नहीं करना है। इस तरह के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता। इन हिस्सों को काफ़ी लचीला बनाया जाता है। संविधान के आगे अब उसने 2 अनुच्छेद दे दिए, उसके अनुच्छेद के अकॉर्डिंग वो ये बता रहा है कि कौन से विषय में आप सामान्य विधि से संशोधन कर सकते हो। पहला है अनुच्छेद 2, संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है। और अनुच्छेद 3 में कह रहा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही संशोधन कर सकती है। यानी कि अनुच्छेद 368 में जो प्रक्रिया दी गई है उसके बिना भी इन दोनों मामलों में, जैसे आपको कोई राज्य को नए राज्य को प्रवेश देना है या किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना है, उसकी सीमा बढ़ानी है, उसमें आप सामान्य विधि से संशोधन कर सकते हो। कोई आपको विशेष प्रक्रिया नहीं अपनानी। क्वेश्चन नंबर 2 में अब कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए संशोधन करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत सारी विधियां होती हैं। 3 विधियां होती हैं मेनली। एक साधारण विधि होती है जो आपको ऊपर मैंने बताई है अभी। दूसरी होती है विशेष बहुमत द्वारा, जिसमें आपको बहुमत चाहिए, यानी कि जितने भी सदस्य वहाँ पर हैं उन सदस्यों में से 50% से ज़्यादा का आपको बहुमत मिलना चाहिए, तभी वो संशोधन होगा। तीसरा हो जाता है आपका विशेष बहुमत और राज्य द्वारा अनुमोदन, यानी कि आपको विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपको राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी जिन पर वो उस संशोधन का प्रभाव पड़ेगा। तो वो 4 तरह के संशोधन बता रहा है। वो बता रहा है कि ये संशोधन किस किस विधि से हो सकते हैं। चुनाव आयोग से संबंधित, पहला है चुनाव आयोग से संबंधित। तो चुनाव आयोग से संबंधित जब आपको संशोधन करना होता है संविधान में, तो उसके लिए आपको कौन सी विधि अपनानी है? विशेष बहुमत की, यानी कि आपके पास उस वक्त उस सदन में जितने भी सदस्य मौजूद हैं या जितने भी सदस्य मान्य माने जाते हैं उनका 2/3 लोगों का बहुमत होना ज़रूरी है। दूसरा है राज्य की सीमाओं में बदलाव। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि किसी राज्य की सीमा बढ़ानी हो या किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना हो तो उसके लिए हम सामान्य विधि से कर सकते हैं। तो आप सामान्य बहुमत लिख सकते हो कि सामान्य बहुमत से हम संशोधन ला सकते हैं। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का आधार। अगर आपको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में या उसका आधार बदलना हो या कुछ उसमें बदलाव करना हो तो उसका अगर संशोधन करना पड़ेगा तो आपको विशेष बहुमत चाहिए होगा। चौथा है आपका केंद्र सूची में परिवर्तन। जैसे आपके जो संविधान हमारा होता है उसमें कई प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं, उसमें से एक सूची होती है केंद्र सूची। अगर उस केंद्र सूची में परिवर्तन करना हो तो आपको विशेष बहुमत चाहिए ही चाहिए। साथ में आपको राज्यों द्वारा अनुमोदन, यानी कि जिन राज्यों पर इन केंद्र सूची में परिवर्तन होने पर प्रभाव पड़ेगा उन राज्यों द्वारा उनकी अनुमति भी लेनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है? सामान्य बहुमत क्या होता है कि सदन में जितने भी सदस्य उस वक्त उपस्थित हैं, मान लीजिए कि जैसे वो आगे बता रहा है कि लोकसभा में मान लो 543 सदस्य होते हैं लेकिन वो पूरे मौजूद नहीं है, मान लो 500 मौजूद हैं, तो 500 में से अगर 250 लोगों का भी अगर बहुमत मिल जाता है, उतने मानिए 50%, 50% लोगों का, यानी कि 250 लोगों का भी अगर बहुमत 500 में से मिल जाता है तो उसको सामान्य बहुमत मान लिया जाता है और उस पर उसको जो अनुमति है उसकी इजाज़त जो है उसको पास करने की मिल जाती है और इसे सामान्य बहुमत कहते हैं।
दूसरा क्या होता है विशेष बहुमत, इसे स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर भी एक बार बताया है कि संविधान में जिस सदन में जितने सदस्य माने जाते हैं, जैसे हम लोकसभा में 543 सदस्य भी बताए, तो 543 सदस्यों के 2/3 सदस्य, यानी कि टोटल जितने उस सदन में संसद की सीटें हैं, उस सदन में जितनी सीटें हैं, जितने सदस्यों के लिए सीटें हैं, उन सदस्यों का 2/3, जितने उपस्थित है उससे नहीं, जितने उसमें मान्य हैं, सदस्य माने गए हैं, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत होना ज़रूरी है, उसे विशेष बहुमत कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, वो पैराग्राफ मैंने यहाँ टाइप नहीं किया है, वो पैराग्राफ आप अपनी बुक में से सपोर्ट में से देख सकते हैं। उसमें से आपका पहला क्वेश्चन था कि आपातकाल की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी। तो आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 25 जून 1975 को आधी रात को की गई थी, और किनके द्वारा की गई थी? तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में वो आपातकाल की घोषणा की थी। तो आपके पहले सवाल का जवाब ये बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन से 3 विवादास्पद संशोधन इस काल में किए गए थे। विवादास्पद मतलब जिन पर बहस हुई हो, जिनको कुछ लोगों ने माना हो और कुछ लोगों ने नहीं माना हो। तो उसमें आपके 3 संशोधन थे, 38वां संशोधन, 39वां संशोधन और 42वां संशोधन। ये आपको ध्यान रखना है। इन तीनों संशोधनों पर काफ़ी बहस हुई थी जिस वक्त ये लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, केशवानंद भारती विवाद का संविधान संशोधन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आपका ये केशवानंद भारती विवाद दिया हुआ है, उस कह रहा है कि उस वक्त जो उसको लेकर संशोधन किया गया था उसका संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव हमारा क्या पड़ा? पहला कि इसके तहत लोकसभा की अवधि जो 5 साल की थी वो बढ़ाकर 6 साल कर दी गई। दूसरा, संविधान के मूल ढांचे के परिवर्तन पर रोक लगी, मतलब कि संविधान का जो आपका मूल ढांचा है, जिस तरह के संशोधन बनाया गया है, उसमें सूचियां बनाई गई हैं, अनुच्छेद बनाए गए, इस ढांचे को चेंज नहीं किया जाएगा। तीसरा क्या था कि संविधान का 42वां संशोधन न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। इस संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना 7वीं अनुसूची और 53 अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए थे। यानी कि 42वें संशोधन में जो न्यायपालिका की समीक्षा यानी कि जज करने की जो शक्तियां थी उन पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, और इसमें क्या है कि और चेंज क्या किए गए? संविधान की प्रस्तावना को चेंज किया गया, 7वीं अनुसूची को चेंज किया गया और 53 और अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अब ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन जो किया जाता है उसमें किस तरह से संशोधन किया जाता है, कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, उसको विस्तार पूर्वक आपको बताना है। तो इसका आंसर है कि भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। मैंने आपको बताया संविधान में संशोधन का मतलब है कि अगर आप संविधान में कोई चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं। इस तरह के परिवर्तन भारत की संसद द्वारा किए जाते हैं। संशोधन में कुछ 3 प्रकार होते हैं, जिसमें 2 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं और 1 अनुच्छेद 368 के बाहर आता है। ये आपको याद रखना है। संशोधन 3 तरह के होते हैं, जिसमें से 2 अनुच्छेद 368 के अंदर आते हैं और 1 368 के बाहर। तो 3 तरीके कौन से हैं संशोधन करने के? एक सामान्य बहुमत से संशोधन होता है, एक विशेष बहुमत से संशोधन होता है और एक विशेष बहुमत और राज्य की सहमति से संशोधन होता है। साधारण विधि से संशोधन कैसे होता है कि संसद के दोनों सदन में साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन किया जा सकता है। मतलब आपने एक प्रस्ताव रखा, उसको संसद के दोनों सदनों में पास कराया, लोकसभा में पास कराया, फिर राज्यसभा में पास कराया और आपका वो कानून तैयार हो जाता है और वो संशोधन मान लिया जाता है। ये संविधान की सबसे लचीली विशेषताओं का निर्माण है। लचीली विशेषताओं का निर्माण का लचीली का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कोई संशोधन कराना चाहो और दोनों प्रस्ताव में पारित कराओ तो संशोधन वो आराम से हो जाएगा। ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस या ऐसा कोई कठोरता नहीं है। इसे दोनों संसद में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि सामान्य बहुमत क्या होता है कि उस वक्त सदन में जितने भी लोग उपस्थित हों, अगर उनमें से भी 50% लोग अगर अब वोट दे देते हैं, उसकी सहमति में वोट दे देते हैं, तो उसको संशोधन मान लिया जाता है और उसको पारित कर दिया जाता है। इसके उदाहरण है जैसे ऊपर हमने बताया, राज्य की सीमा बदलनी है, नए राज्यों का निर्माण करना है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन लाना है या फिर उसकी संख्या को तय करना है। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, यानी कि ये आपका हो गया विशेष बहुमत। इसे विशेष बहुमत भी कहते हैं। विशेष बहुमत आपका 2/3 बहुमत भी माना जाता है।
प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और संसद के दोनों सदनों में मतदान होगा। इसमें भी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में वोट होता है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जितने सदस्य माने जाते हैं, जितने सदस्य उपस्थित होते हैं टोटल, उन टोटल सदस्यों के 2/3 बहुमत का होना उसमें ज़रूरी है, तभी वो संशोधन पारित हो सकता है अथवा नहीं होगा। संशोधन प्रस्ताव किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और कुल सदस्यता के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है और उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। ये वही बात ऊपर वाली जो मैंने आपको बताई है वही कही गई है। ये कह रहा है कि यदि यही प्रक्रिया दूसरे सदन में भी होती है तो विधेयक पारित हो जाता है, यानी कि एक सदन से पास हो गई, उसके बाद अगर दूसरे सदन में भी पास हो जाती है तो विधेयक पारित हो जाता है। कई बार राज्यसभा में लोकसभा द्वारा पारित संशोधन यानी बिल को विधेयक को खारिज भी कर दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि लोकसभा में पास हो गया तो राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो उसको पारित नहीं माना जाएगा। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से और राज्य विधानमंडल के अनुमोदन से। उसमें अब क्या कह रहा है कि जो को तीसरा मैंने विधि बताई थी कि आपको विशेष बहुमत और राज्य का अनुमोदन दोनों चाहिए। इसमें क्या होता है कि संसद के दोनों सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। कि विशेष बहुमत तो वही रहेगा कि संशोधन मतलब उस वक्त सदन में जितने भी उपस्थित लोग हैं और मतदान करने वाले जितने जो वैलिड है, मतलब जो मतदान कर सकते हैं, उन सदस्यों का टोटल का 2/3 सदस्यों का बहुमत मिल जाना चाहिए। और संकल्प को कम से कम आधे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी उसके आसपास उसके सदस्य उससे संबंधित राज्य हैं उनकी अनुमोदन यानी कि उनकी इजाज़त होनी ज़रूरी है। दस्तावेज है, अर्थ समझकर अपनी राय दीजिए। संविधान एक जीवन दस्तावेज है। जीवंत का मतलब क्या होता है? जीवित, यानी कि आप इसे जीवित दस्तावेज मान सकते हैं। कैसे जीवित दस्तावेज? अब हम जीवित हैं, हम जीवित हैं तो हमारे में क्या होता है कि हम ऐसा तो नहीं एक जगह बैठे रहते हैं, हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, है ना, तो चेंज कर सकते हैं हम अपनी बॉडी लैंग्वेज में। तो इसी तरह से संविधान भी ऐसा है, संविधान में भी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो संविधान बन गया उसको कठोरता से माना ही जाएगा। भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है। इसका तात्पर्य है कि हमारे संविधान में समय की ज़रूरत को देखते हुए उसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। वही जैसा मैंने कहा कि आप टाइम टू टाइम जो है इसमें चेंजेस ला सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज कहा जाता है। अब इसको स्पष्ट करने के लिए कौन से उसने बिंदु हमें दिए हैं साथ में? ये समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों पर लगातार प्रतिक्रिया करता रहता है, यानी कि किसी भी तरह की अगर विशेष परिस्थिति आ जाती है, उस पर अगर संविधान में संशोधन की अगर ज़रूरत आपको दिखाई देती है या पर उस पर संविधान को कुछ प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत होती है तो संविधान अपनी प्रतिक्रिया देता है। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब से सरकार को अपने ढांचे के भीतर काम करना चाहिए था। अब उसमें क्या होगा, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त जो ढांचा बना दिया गया उस वक्त उसमें काफ़ी साल तक बहुत कम चेंजेस किए गए। तो अगर उसमें तब भी मूल ढांचे में परिवर्तन किया जाता तब उसमें आप काफ़ी हद तक आज भी उसमें काफ़ी चेंजेस या काफ़ी कहते हैं कि और विकसित तरीके से संविधान को बनाया जा सकता था, लेकिन अब उसमें मूल ढांचे में अब परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हम उसके अनुच्छेदों में या उसके कानूनों में संशोधन ला सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान निर्माताओं ने समाज की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के अनुसार विभिन्न परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए। अब जिन्होंने संविधान बनाया उन्होंने समाज की ज़रूरतों का ध्यान रखा और उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रखा, उसके अनुसार विभिन्न परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए, यानी कि ऐसा उस संविधान को बना के रखा कि अगर कभी आगे समय आने पर उसमें चेंजेस लाने की या उसमें परिवर्तन करने की अगर ज़रूरत पड़े तो परिवर्तन आराम से किए जा सकें, उसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास किए। ये व्याख्याओं और बदलती परिस्थितियों का जवाब देने की क्षमता के लिए खुला हुआ है, यानी कि अगर किसी को संविधान में उठे किसी भी कानून के लिए या किसी भी ऐसा कोई अनुच्छेद हो या ऐसा कोई मान लो कानून हो जिसके प्रति किसी विशेष व्यक्ति विशेष को सवाल होते हैं या कुछ उसे व्याख्या चाहिए या फिर परिस्थिति बदल जाए, जैसे मान लो पहले जाति व्यवस्था थी, अब जाति का इतना भेदभाव नहीं होता जैसे पहले हुआ करता था, तो उसमें उसके मुताबिक क्या हुआ कि संविधान में समय समय पर परिवर्तन किए गए। तो उस वक्त जो परिस्थितियां उठी और उनका जवाब मांगा गया तो उनके जवाब के लिए संविधान खुला था, तभी संविधान में संशोधन लाने के लिए प्रयास किए गए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में कानून के शासन की रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारा देश लोकतांत्रिक है तो हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कानून का भी पूरा पालन हो, इस बात का भी संविधान ध्यान रखता है। संविधान विभिन्न अनुभवों पर भी प्रतिक्रिया करता है, यानी कि अगर प्रत्येक इंसान के, प्रत्येक सरकार के या प्रत्येक राज्य के अगर विभिन्न अनुभव हैं तो उन अनुभवों को ध्यान रखते हुए वो उन पर ध्यान देता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है।
हालांकि कई बदलाव हुए हैं, फिर भी संविधान प्रभावी तरीके से काम करता है। हालांकि संविधान में कई संशोधन अब तक किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान को उतनी ही शक्तिशाली रूप में माना जाता है और उतना ही प्रभावी उसको मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा किए गए परिवर्तनों का वर्णन करो। कह रहा है कि संविधान में संवैधानिक संशोधन किस तरह से हुए हैं और उनसे क्या परिवर्तन हुए हैं, उनका वर्णन करा जाए। तो ये कहता है कि संशोधनों के इस दीर्घ क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून यानी कि 52वें संशोधन से होती है। इनके सबसे पहला संशोधन कब हुआ? जब दल बदल विरोधी कानून आया, उसके बेसिस पर क्या किया गया? 52वां संशोधन किया गया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। इसे कहते हैं 15वां संशोधन। कौन सा संशोधन किया गया? 15वें संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। इस आंसर को आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 15वें संशोधन के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को बढ़ाकर 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया। अगले में आप लिखेंगे कि 61वें संशोधन के अंतर्गत मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अगला है आपका नौकरियों में आरक्षण सीमा बढ़ाई गई, यानी कि नौकरियों में जो आरक्षण जो फिक्स किया गया था, उस आरक्षण सीमा को पहले जो कम थी वो बाद में बढ़ा दिया गया।